हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अनुराग गौतम फिर हाजिर हूँ अर्थव्यवस्था की अगली कक्षा के रूप में। मैंने जैसा कि कल अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के पूर्ण होने के उपरांत में कंडीशन सारी अर्थव्यवस्थाओं की विवेचना मतलब उल्लेख, हालांकि उसमें एक अर्थव्यवस्था आपकी रह गई थी जिसको बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था का कंडीशन मैं आपको थोड़ी सी इसी में क्लास में दे देता हूँ। बाजार अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जहाँ वो तीन निर्णय, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत का उत्पादन करना है, इन तीनों की जो निर्णय शक्ति होगी वो बाजार की शक्तियों के पास होती है। और बाजार की शक्तियों की अगर बात की जाती है तो बाजार की दो शक्तियां मानी जाती हैं, जिसमें मांग और पूर्ति दो शक्तियां काम करती हैं। जिसमें मांग पूर्ति के संबंध मतलब आपसी संबंध के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि उनके बीच के संबंध ये तय करेंगे कि आपकी वस्तु महंगी रहेगी कि स्थिर रहेगी। उसकी मतलब वस्तु की कीमत की बात कर रहा हूँ। वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी, कीमत हाई रहेगी या कीमत लो रहेगी, मतलब या महंगी होगी वस्तु या लो होगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे मांग, अगर मांग ज़्यादा है पूर्ति से और पूर्ति कम है, मांग कम है पूर्ति से, तीसरी कंडीशन रहेगी कि मांग बराबर है पूर्ति के, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि मांग अगर ज़्यादा है, उसकी मांग ज़्यादा हो रही है और पूर्ति उसकी कम हो पा रही है, तो ये कीमतें हाई करेंगी। भाई कीमतें है ही नहीं उतनी, ये लेने वाले 10 है और उसको बेचने वाला 1 है और वस्तु एक है और लेने वाले 10 हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत हाई होनी है। मांग अगर मान के चलिए कम होती है और पूर्ति अगर ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में उसकी कीमत वस्तु की या सेवा की नीचे आ जाएगी। मांग और पूर्ति अगर दोनों बराबर रेशियो में एक समन्वय एक संबंध में चलती हैं तो उस कंडीशन में ये वस्तु एवं सेवा की कीमतें जो होंगी वो स्थिर रहेंगी। ये कल की कक्षा का छूटा हुआ थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। आज का चैप्टर जैसे कि मैंने कल आपको बता रखा था, खाद्य सुरक्षा, मुझे जहाँ तक लगता है एक क्लास में पूरा होने से रहा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा बड़ा है। खाद्य सुरक्षा क्या होती है, खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या होते हैं, तीसरी कंडीशन पर खाद्य सुरक्षा की एक अधिनियम जो भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में WTO से खाद्य सुरक्षा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या विवाद हुए और चौथी कंडीशन पर शांति समझौते के साथ मैं इस चैप्टर को क्लोज करूँगा, समाप्त करूँगा। अब बात आती है कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है। तो खाद्य सुरक्षा की कंडीशन में हम सबसे पहले एक संगठन का नाम लिखते हैं यहाँ, FAO, जिसका आप नाम जानते होंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं, जिसका मुख्यालय मतलब हेड क्वार्टर उसका रोम में है। और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट मतलब इसकी स्थापना अगर दिनांक देखा जाए तो 16 अक्टूबर सन 1964 मतलब 16 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना की गई। उसने एक खाद्य सुरक्षा की एक परिभाषा दी। उस परिभाषा को मैं आपको बता रहा हूँ। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण के साथ एक उचित पोषण युक्त भोजन निरंतरता के साथ मिले। इसका मतलब है कि सभी लोगों को, जितने लोग हैं, उसको पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण युक्त भोजन एक निरंतरता के साथ मिलता है, तो उस कंडीशन में हम खाद्य सुरक्षा का इसको गारंटी दे सकते हैं, खाद्य सुरक्षा का नाम दे सकते हैं। खाद्य की सुरक्षा आपको दी जा रही है, इसका मतलब आपका जो खाद्य पदार्थ है उसमें पोषण तत्व होने चाहिए, उसमें निरंतरता का एक तत्व अगर शामिल होता है तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो FAO की एक परिभाषा जो खाद्य सुरक्षा की दी गई, उस कंडीशन में आप उसको पूरी कर रहे हैं। अगली कंडीशन आती है खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या हो सकते हैं। ये मैंने परिभाषा आपको बता दी कि सभी लोगों को उचित मतलब पर्याप्त मात्रा में उचित पोषण युक्त भोजन एक निरंतरता के साथ मिलेगा, तो आप उसको खाद्य सुरक्षा का नाम देंगे। अगली कंडीशन आती है कि उसके आयाम कितने होते हैं। तो आयाम 3 होते हैं खाद्य पदार्थ की। पहले तो आप उपलब्धता देखेंगे, उपलब्धता को तय करें पहले। दूसरा आयाम कहता है कि खाद्य पदार्थ की उपलब्धता तो अगर मान के चलिए आपकी परिपूर्ण तरीके से आपकी एक मतलब ठीक ठाक सरप्लस में चल रही है, मगर लोगों की उस खाद्य पदार्थ तक पहुंच जो है वो उस कंडीशन में आप बताइए कि पहुंच सुलभ है या दुर्लभ है। तो दूसरा आयाम आपका ये हुआ। तीसरा आयाम खाद्य सुरक्षा को
समुचित उपभोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर उपभोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये तीसरा आयाम आप छोड़ रहे हैं। अगली कंडीशन के रूप में आएगा कि एक FAO ने ही इस 3 आयामों के बाद एक चौथा आयाम जोड़ा, जिसको आप सतत कह लीजिए या निरंतरता कह लीजिए या सस्टेनेबिलिटी कह लीजिए। कुल मिला के कंडीशन ये आई कि अगर आयाम देखे जाएं तो FAO के अंतर्गत खाद्य एवं कृषि संगठन के परिभाषा के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के 4 आयाम आप मान के चलेंगे। पहला, खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता, खाद्य पदार्थ तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित, सुलभ या दुर्लभ के रूप में आप देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है पहुंच ही नहीं पा रहा। तीसरी कंडीशन आपने देखा है कि उसका उपभोग खाद्य पदार्थ का, और चौथा मैंने आपको अभी बताया कि उसकी निरंतरता एवं सस्टेनेबिलिटी कह लीजिए, उसको सतत कह लीजिए। तो ये 4 की कंडीशन के बाद अगर ओवरऑल उसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो इस प्रकार खाद्य सुरक्षा का अर्थ खाद्यान्नों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा कैसे? उसका संग्रहण या उसका भंडारण या उसका संरक्षण इस प्रकार हो कि उसकी पौष्टिकता जो है वो बनी रहे। तो इस चीज़ की कंडीशन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए दीर्घ काल में खाद्यान्न की एक आप मान के चलिए उपलब्धता देख सकते हैं या नियत कर सकते हैं कि मान के चलिए हम ऐसे इतना उपभोग करें, इस तरीके से उपभोग करें, इस मायनों में मतलब अपने आप को हम देखें कि सततता या निरंतरता मतलब अगली पीढ़ी ऐसे संसाधनों का दोहन करना जो अगली पीढ़ी भी इस चीज़ के लिए मतलब उपभोग कर सके या वो भी इसके लिए मतलब हम उसकी पीढ़ी के चिंता में उन संसाधनों पे कम खर्च करें, कम बहन करें या उस पर कम बोझ डालें, इस चीज़ के तौर में देखा जाता है। अब कंडीशन आती है कि UN, तो UN मानवीयता के मुद्दों में आपने देखा है कि सर्वप्रथम रहता है और कंडीशन ये रहती है कि वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो वो संगठन एक ऐसा संगठन है जिसकी तकरीबन मान्यताएं सारे देश मानने के लिए तकरीबन बाध्य होते हैं। हालांकि संप्रभुता देखिए सभी देशों के साथ है, कोई ऐसा नहीं है कि अगर UN कहता है ज़बरदस्ती तौर तरीके से हर एक देश मान ही लेगा। हालांकि उसकी अपनी तरफ की कुछ ऐसे मुद्दे ऐसे होते हैं मानवीय प्रकृति के जिसको मानना हर एक देश के लिए एक लाभदायक मान लीजिए एक तरीके से। तो UNO ने 2015 में सतत विकास UNO ने सबसे पहला प्रयास किया 2015 में। 2015 में UNO ने क्या किया कि 17 लक्ष्य घोषित किए, 17 लक्ष्य जिसको SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको कहेंगे आप, एक 17 लक्ष्यों को शामिल किया जिसमें पूरे विश्व में 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करना था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दर्जे की अगर कोई लक्ष्य रखा गया उसको शून्य भुखमरी प्राप्त करना रखा गया कि हमको सबसे पहला लक्ष्य या सबसे बड़े पैमाने पर अगर वरीयता किसी लक्ष्य को देनी है तो वो शून्य भुखमरी की प्राप्ति को देनी है। आगे की कंडीशन में अब भाई UNO अगर इसकी शुरुआत करता है तो देश में हमारे में भी हलचल होनी चाहिए। तो 2015 में जब UNO ने इसकी शुरुआत की तो 16 अक्टूबर, क्योंकि 16 अक्टूबर को मैं बता चुका हूँ FAO की स्थापना होती है, रोम इसका हेडक्वार्टर है। 16 अक्टूबर इसको विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कारण से 16 अक्टूबर 2017 को भारत की एक पहल की गई इसी परिप्रेक्ष्य में। तो उसने शून्य भुखमरी को एक कार्यक्रम के उद्देश्य के रूप में या उसे पूरा कर शून्य भुखमरी की प्राप्ति के लिए अपने कुछ कदम बढ़ाए, जिसमें 2030 तक जो UNO ने एक मेन वरीयता क्रम में सबसे पहले रखने वाला एक जो लक्ष्य था शून्य भुखमरी, उसको प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने 2030 तक ही प्राप्त करने के लक्ष्य रखे। अब कंडीशन आती है भारत ने लक्ष्य रखे तो उसके लिए प्रयास क्या किए, उसके लिए तकरीबन कुछ तो कदम बढ़ाए होंगे। तो भारत सरकार ने 3 जिले ऐसे रहे, 3 जिलों में एक सबसे पहला जिला ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, दूसरी कंडीशन, पहला प्रयास इन्होंने किया, इंडिया दूसरा प्रयास करेगी भारत की तरफ से। 16 अक्टूबर 2017 को ये प्रयास किया गया। 16 उसमें शून्य भुखमरी को 2030 सॉरी 16 अक्टूबर 2017 को इस चीज़ भारत में लागू किया गया। शून्य भुखमरी को 2030 तक
प्राप्त करने का एक लक्ष्य रखा गया, जिसमें 3 जिलों को एक मॉडल या आदर्श के रूप में, सबसे पहले होता है ना कि एक मतलब आप किसी चीज़ को एक आदर्श के रूप में, पहले आप एक जिला, जैसे सांसद ग्राम योजना, तो हर एक प्रत्येक सांसद एक ग्राम बनाए, एक ग्राम को अपने मतलब ठीक ठाक तरीके से उसको साजो सज्जा के सामान या उसका विकास अपने तरीके से करेगा, इसकी अतिरिक्त निधि के रूप मतलब कर सकता है, और उसको फिर एक आदर्श जिले के रूप में या आदर्श एक मॉडल के रूप में आप उसको पेश करते हैं। सरकार ये प्रेरणा देना चाहती है कि जब ये बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। तो उसके लिए 3 जिलों को चिन्हित किया गया, जिसमें एक कोरापुट जो उड़ीसा का एक ज़िला था, दूसरा ठाणे कह लीजिए या थाने कह लीजिए महाराष्ट्र, और तीसरा ज़िला आपका उत्तर प्रदेश का ही गोरखपुर, योगी जी महाराज, गोरखपुर यूपी का ज़िला था। इन 3 जिलों में कोशिश की गई भारत सरकार की तरफ से, और ये प्रयास किया गया कि इन जिलों का इतना मतलब इस तरीके से ध्यान दिया जाए इस गोल के परिप्रेक्ष्य में, शून्य भुखमरी के परिप्रेक्ष्य में, कि इसको प्राप्त करने के बाद इन 3 जिलों को हम 2030 तक भारत के हर जिले के रूप में, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में इन 3 जिलों को हम रखेंगे। अब कंडीशन आती है भारतीय खाद्य सुरक्षा की स्थिति आज की कंडीशन में क्या है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सबसे पहली रिपोर्ट जो निकलती है वैश्विक स्तर पर, उसको GHI कहते हैं। GHI का मतलब GHI, इसका मतलब है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये कंडीशन ये रहती है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो निकलती है उसको पहले जो निकालती थी IFPRI, जिसको अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, I से P से IFPRI, इंडियन इंटरनेशनल फॉर फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, IFPRI होता सर, सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। IFPRI पहले करती थी। IFPRI के बाद आज की कंडीशन में इसको 2 संस्थाएं, जिसमें पहली संस्था का नाम है द कंसर्न ऑफ वर्ल्ड वाइड, एंड एक दूसरी संस्था का नाम है वेल हंगर हेल्थ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो इस दोनों की संयुक्त रूप से रिपोर्ट निकाली जाती है GHI की। उस GHI की कंडीशन ये रहती है कि वो आधार तत्व के रूप में 3 चीज़ों को लेके चलती है, जिसमें 3 चीज़ों के आधारों पर वो ये तय करती है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कौन सा देश किस पायदान पर स्थित रहेगा या उसकी अवस्थिति क्या रहेगी। तो उसमें 3 सबसे पहले लक्ष्य रखे गए, उसके आधार माने गए। उसमें अल्प वजन, अल्प पोषण एवं बाल मृत्यु दर, ये 3 पोषण मैं लिख देता हूँ एक बार। आप पहला अल्प पोषण, वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसको आप लिख लीजिए, इसको सुना होगा आपने, ये वाली रिपोर्ट IFPRI वाली जो रिपोर्ट आ रही है, पहले तो IFPRI करती थी, अब जो कर रही है द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक संस्था होगी, दूसरी वेल हंगर हेल्थ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये इसको याद रखिएगा, ये बड़ी प्यारी PCS लेवल या और किसी एग्जाम में ये संस्था पूछ ली जाती है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है। तो अगली कड़ी में तो मैंने 3 बताए कि 3 उस आधारों के रूप में काम करता है। तो एक होता है अल्प पोषण, अल्प वजन, और तीसरा था बाल मृत्यु दर। अब कंडीशन ये रही कि अल्प पोषण और अल्प वजन और बाल मृत्यु दर। अब इसी ने बाद में अल्प वजन की बजाय इसने कंडीशन में एक बदलाव किया कि अल्प वजन जो था, अल्प वजन को हटाने के बाद इसने 2 नए जोड़ दिए और 1 हटा दिया। इसकी कंडीशन रखी, उसमें बाल ठिकनापन और इसको कहते हैं बाल दुबलापन, जिसको कहते हैं बाल स्टनिंग, एंड इसको कहते हैं बाल चाइल्ड वोस्टिंग, WOSTING।
तो ये 2 रखे गए। तो ये इसका मतलब आया कि आधार के रूप में जीएचआई की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार के रूप में 4 आधार काम करेंगे। आधार के रूप में पहला होगा अल्प पोषण, दूसरा होगा बाल मृत्यु दर, और तीसरा होगा बाल आपका ठिगनापन, और चौथा होगा बाल दुबलापन। कैसे भी कर लीजिए, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि इस प्रकार रिपोर्ट में 4 सूचकांक आपने देखे कि 4 सूचकांकों के आधार पर ये कोई एक देश की स्थिति को तय करी जाएगी। इनकी स्थिति क्या हो सकती है, मतलब बाल ठिगनापन की शिकायतें कितनी है, बाल बौनेपन की कितनी है, बाल मृत्यु दर कितनी है, या अल्पपोषण उस देश में स्थिति में किस स्थिति में, इसके आधार पर हम वो लोग क्या करते हैं कि 0 से लेके 100 तक का एक आंकड़ा होता है, उस 0 से लेके 100 एक रैंकिंग तय करते हैं। उस रैंकिंग के बीच में जितने नंबर आपको मिले हैं उसके तरीके से आपको यहाँ ठाम दिया जाता है, आपको एक रैंक प्रदान कर दी जाती है, जिसमें 0 जो स्थिति है, 0 स्थिति एक उस स्थिति को दर्शाती है जो आपके देश में शून्य भुखमरी है, शून्य मतलब बाल मृत्यु दर नीचे है, और मान के चलिए अल्प पोषण की बजाय आप पोषण युक्त भोजन करा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप 0 वाली कंडीशन पे, और 0 जो जिस देश के एक मार्किंग होती है वो एक बेहतर सिचुएशन, बेहतर स्थिति का देश माना जाता है, और 100 की तकरीबन में आसपास रहने वाले कंडीशन बिल्कुल गर्त, बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल मतलब जहाँ बिल्कुल एकदम प्रचंड तरीके की अगर महामारी टाइप फैली हुई है उस तरीके को 100 देखा जाता है। भारत की अब स्थिति देखी जाए इसमें, तो भारत की भी मार्किंग हुई होगी। तो भारत की मार्किंग की कंडीशन में देखा जाए तो भारत को 2020 की रिपोर्ट में 27.2 मतलब तकरीबन 27.2 इतने मार्क मिले थे 100 में से। तो रैंकिंग फिर उसकी क्या रही, तो रैंकिंग रही थी उसकी 94। अच्छा, कुल उसमें शामिल देश कितने थे, तो 107 देश। 2020 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 2021 की रिपोर्ट आप अपडेट करिएगा इसी चीज़ में, अगली में जोड़ लीजिएगा। अगर आप इसका नोट्स बनाते हैं, कहीं लिखते हैं इस चीज़ को, तो आप मैं कुछ दिन बाद आपके लिए एक छोटी सी पहल करूंगा कि हो सकता है ये वाली जो जितने मैं पढ़ाता हूँ उसकी मेरे पास जितनी पीडीएफ है वो डेली वाइज मैं आपको पीडीएफ किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम या किसी चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराता रहूँ। मुझे इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि मैं आपको उपलब्ध ना कराऊँ, मुझे ऐसे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई गिला नहीं है। बस बात छोटी सी ये है कि आपका भला होना चाहिए। मेरा तो हो चुका है, क्योंकि देखिए मैं आपके अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ। मैं एक दृष्टि संस्थान का विद्यार्थी रहा हूँ। दृष्टि संस्थान जो है मुझे लगता है एक सिविल सेवा के क्षेत्र में एक बेहतरीन संस्थान माना जा रहा है, और बेहतरीन संस्थान हिंदी माध्यम के लिए तो और ज़्यादा बेहतरीन माना जा रहा है। हालांकि उसने हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार से शिक्षा देना चालू कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो मेरी शिक्षा ज़बरदस्त ठीक ठाक मतलब प्रयास से रही। मेरे पिता ने कोशिश की कि मेरा बच्चा एक बड़ी तैयारी करे, और बड़ी तैयारी के प्रक्रम में मुझे यहाँ भेजा गया। मैं भी ठीक ठाक अपने संघर्षमय ज़िंदगी में अपना चलता रहा, और उसके बाद मैंने दृष्टि संस्थान ने जो मुझे दिया उसको मैंने आत्मसात किया, अपने अंदर मतलब एक संजोए रखा है उस चीज़ को। तो जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल दृष्टि संस्थान का जो एक मटेरियल है वही मटेरियल जो मुझे आत्मसात हो चुका है, या मैं उस पर काम करता हूँ, उस पर मेहनत करता हूँ, उस चीज़ को मैं आपको देता हूँ। आगे की कंडीशन आती है 94वीं रैंक थी, 107 देश 2020 में उसकी रैंकिंग 94 थी। अच्छा, दूसरी कंडीशन में मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। दो 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 और 2020 इस चीज़ को देखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आगे पीछे थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं बता दे रहा हूँ आपको। 80, 2016 में 94, 2017 में 100 थी, 2018 में इसकी ये 100 भी या 106 ना समझें आप, ये इसके बाद 103 रही,
और 2019 में 102 रही, और 2020 की डाटा मैंने आपको 27.2 अंकों के साथ इसमें GHI रिपोर्ट में इसमें 94 इसकी रैंक रही। अगर इसका 94 रैंक की समीक्षा की जाए तो ब्रिक्स देश जितने हैं, ब्रिक्स का मतलब BRICS, ब्रिक्स आप जानते होंगे, तो ब्राज़ील, रसिया एंड इंडिया एंड चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इन कंडीशन में भारत की स्थिति जो रही है वो सबसे निम्न पायदान पर रही है। अगर वैसी कंडीशन देखी जाए अपने पड़ोसी देशों में, तो अफ़गानिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो ये ज़बरदस्त अपने आराम से नीचे खड़े हुए हैं। आगे चल के कंडीशन देखते हैं कि अगर इसकी स्थितियाँ सुधरी तो 2021 और 22 तो नहीं आई होगी, 2021 की रिपोर्ट आप इसमें अपडेट किया गया, तो उसके हिसाब से आप उतार चढ़ाव 94 से नीचे गई है कि ऊपर गई है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब बात आती है कि इसी प्रक्रम में एक यूनिसेफ संस्था है जिसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कहते हैं, जिसमें यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आती है जिसमें यूनिसेफ कह रहा है कि 10 लाख जो बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, हर वर्ष की बात कर रहा है, 10 लाख व्यक्ति बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं। तो जायज़ सी बात है कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा है, तो ज़्यादातर मुझे लग रहा है बच्चों की बात की गई होगी। तो 10 लाख व्यक्तियों की प्रतिवर्ष मरने की एक डाटा आपको उपलब्ध करा रहा है। उस डाटे की कंडीशन ये मान के चली जा रही है कि 10 लाख प्रतिवर्ष बच्चे कुपोषण के कारण मरते हैं। एक डाटा और आता है, उसका नाम है FAO, जिसको आप जानते हैं, मैंने आपको सबसे पहले वही चीज़ बताई थी, खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी स्थापना आपने सन 1964 में पढ़ी, 16 अक्टूबर को की गई, जिसके परिप्रेक्ष्य में आपको विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो ये इसकी एक वार्षिक रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो उसकी एक रिपोर्ट थी 2020 की। ये भी रिपोर्ट उसको लिख देता हूँ मैं आपकी रिपोर्ट को। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट है सर। इस 20 की रिपोर्ट में कंडीशन ये रखी गई कि भाई डाटा क्या कह रहा था, तो डाटा कह रहा था कि प्रतिवर्ष में तकरीबन भारत की बात की गई थी कि 14% यानी कि 185 मिलियन लोग, किसकी रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, FAO की रिपोर्ट बता रहा हूँ, वार्षिक रिपोर्ट है जिसके इसके नाम से पेश होती है वो रिपोर्ट, मतलब पेश की जाती है। द स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 के आंकड़े बताऊँगा आपको। 14% ये माना गया कि 14% मतलब यानी 185 मिलियन लोग अल्पपोषित का मतलब एक होता कुपोषण, एक होता अल्पपोषण। तो अल्पपोषण का मतलब होता है कि जैसे आप 500 ग्राम खाने का आपकी एक स्टेमिना है और आपको आवश्यकता है, आप इतनी एनर्जी बर्न करते हैं, तो उस कंडीशन में देखा जाए आपकी एनर्जी 500 ग्राम खाना खाने की है और आपकी आवश्यकता शरीर की 500 ग्राम की, और आपको दिया अगर 350 ग्राम या 300 ग्राम दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम मानेंगे कि अल्प पोषण है, मतलब पोषण का अल्प कर देना, मतलब उसकी कमी कर देना। तो ये अल्प पोषण जैसी कंडीशन रही। एक होता कुपोषण। कुपोषण की क्या स्थिति होती है कि कुपोषण में आपको मात्रा क्वांटिटी तो उतनी मिली 500 ग्राम, मगर कंडीशन क्या रही भाई, दूध है, दूध में मान के चलिए पानी कर दीजिए आप, तो 1 गिलास दूध है जो 1 गिलास दूध, मगर उसके आप पोषक तत्व जो हैं उसका आप जो स्तर है वो नीचे ला चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आपको क्वांटिटी पूरी दी जाती है मगर उसके पोषक तत्वों में कमी कर दी जाती है, उसे आप कुपोषण कहते हैं। अब बात आती है कि 185 मिलियन अल्पपोषण के शिकार हैं। अगर वैश्विक स्तर पर इसको देखा जाए तो 820 मिलियन ये डाटा आता है कि पूरे उसमें 14% भारत की पॉपुलेशन यानी कि 185 मिलियन 185 मिलियन, और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 820
मिलियन पॉपुलेशन जो होती है वो अल्प पोषण की शिकार होती है। अगली कड़ी के रूप में एक रिपोर्ट और आती है NFHS, जिसको आप कह सकते हैं नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे। लिख देता हूँ मैं एक बार, NF नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये 04 मतलब 4 के नाम से ये अभी तक पिछली रिपोर्ट थी 2018, तकरीबन मेरे दिमाग से 2018-19 की रही होगी शायद। तो पाँचवीं आनी है इसकी NFHS की पाँचवीं जो रिपोर्ट है। आंकड़े आपके पास आएंगे अभी मुझे लग रहा है जहाँ तक पेश नहीं हुआ, अगर पेश हो गए हो तो मुझे शायद इसकी जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 मैंने आपको बताया 04। इस रिपोर्ट के अनुसार 14 से लेकर 59 वर्ष के बीच की आयु के वर्ग में 53% महिलाएं भारत की संदर्भ में ऐसी मानी जाती है कि रक्त अल्पता मतलब एनीमिया की शिकार है। एनीमिया वो भी एक खून की कमी के कारण ही होता है। दूसरी कंडीशन आई कि दूसरी एक डाटा कह रहा है, उसके कंडीशन में कह रहा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं, 5 वर्ष की आयु के तकरीबन जो बच्चे हैं उनमें से 37.4 जो हैं बाल ठिगनापन के शिकार हैं। NFHS 04 की रिपोर्ट है। क्या कह रही है? तकरीबन 58% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। 5 वर्ष से या 5 वर्ष की आयु के बच्चे जो बाल ठिगनापन के शिकार हैं, %37.4 यही है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे इसमें भी हैं। हाँ, आगे लिखे दे रहा हूं। बाल दुबलेपन के शिकार हैं, इनकी संख्या 35.5 35.5% तकरीबन आती है। अगर कंडीशन यहाँ देखा जाए कि रक्त अल्पता, जिसको एप्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं आप लोग, तो रक्त अल्पता की कंडीशन देखी जाए तो यहाँ उसकी तकरीबन 58% जो इंसान है वो रक्त अल्पता के शिकार हैं। अब कंडीशन आती है आर्थिक सर्वे रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो खाद्यान्न उपलब्धता, मतलब आर्थिक सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, भारत में प्रति व्यक्ति आर्थिक रूप से मतलब उसकी खाद्यान्न उपलब्धता कितनी हो पाती है उस कंडीशन में देखा जाता है। तो इस कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि सन 1999 की एक रिपोर्ट आई जिसमें 510 ग्राम प्रति व्यक्ति के रूप में खाद्यान्न उपलब्धता को दिखाया गया किसी डाटे में। 1999 का डाटा था। आज की कंडीशन देखी गई उसी आर्थिक सर्वे रिपोर्ट की, तो उस कंडीशन में 2018 में जो 510 ग्राम हुआ करता था वो डाटा निकल के नीचे आया 480-77 ग्राम। 480 मान लीजिए या 77 मान लीजिए, एग्जैक्ट डाटा 477 है, 480 कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 477 ग्राम 2018 का डाटा है। इसका मतलब है कि जो पहले मांग थी एक या खाद्यान्न उपलब्धता प्रति व्यक्ति जो थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है। एक रिपोर्ट और आती है अगले चरण में। इस रिपोर्ट के बाद फिर 1-2 रिपोर्ट और बची हैं, उसके बाद फिर मैं आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो भारत के लिए बड़ा प्यारा सा और वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या को कवर करने वाला कानून कहा जाता है। इससे बड़ी जनसंख्या में कोई कानून, और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी उसमें देखा जाए तो तकरीबन 80 करोड़ जनसंख्या उससे लाभान्वित होती है। अगर शहरीकरण की बात की जाए तो उसमें शहरीकरण में 50% और ग्रामीण क्षेत्र में उसकी 75% जनसंख्या उसके अंदर कवर की जा रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। पहले 2 रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करता हूँ। एक रिपोर्ट है द इकोनॉमिक टाइम्स सर्वे ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक्स, 1 मिनट मिटा दूँ मैं सर। द इकोनॉमिक टाइम्स सर्वे ऑफ इंडिया।
ये भी अपना डाटा दे रही है। इस डाटे में कहा गया है कि 2018 की ये रिपोर्ट थी, 2018। इनकी रिपोर्टें कुछ आगे पीछे आती रहती हैं, इस कारण से डाटा पुराना लेना पड़ सकता है। तो उसने कहा था कि 2050 तक भारत की पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या एक वृद्धि दर अगर देखी जाए, प्रति व्यक्ति वृद्धि दर, मतलब प्रति वर्ष वृद्धि दर देखी जाए जनसंख्या पॉपुलेशन में, तो इतनी बढ़ रही है कि 2050 तक हमें अगर बढ़ी हुई पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन आज है और 2050 में हमारी पॉपुलेशन रहती है, तो उसके लिए हमें तकरीबन 333 मिलियन टन इतना खाद्यान्न हमें अतिरिक्त चाहिएगा। मगर भारत की उपज के तौर पर देखा जाए तो आज की कंडीशन में 298 बिलियन टन हम खाद्यान्न उत्पादन करते हैं। इस कंडीशन में दो चिंतनीय बातें यहाँ काम कर रही हैं कि जिसमें ग्लोबल वार्मिंग में ऐसा माना जाता है कि 1 से 1.5% मंचली तापांतर में कुछ बदलाव हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसमें से ऐसा माना जाता है कि अगर टेम्परेचर 1 से लेकर 1.5% अगर बढ़ता है तो उस कंडीशन में उसका प्रभाव गेहूं या चावल या खाद्यान्न फसल के ऊपर पड़ सकता है, जिसके कारण खाद्यान्न जो आपका उत्पादन होता है प्रतिवर्ष में उस पर थोड़ी सी कमी आ सकती है। और कमी आने के परिप्रेक्ष्य में ऐसा माना जाता है कि 2050 की जो पॉपुलेशन होगी उसमें जो पॉपुलेशन की खाद्यान्न मांग जो होगी और भारत के द्वारा जो खाद्यान्न उत्पादन जो होगा, उन दोनों में एक अंतराल आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए एक चिंता का विषय देखा जाता है। दूसरी कंडीशन, एक रिपोर्ट और बची है सर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान है भैया, इसको तो पढ़िए यार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो इस रिपोर्ट में ऐसा माना जाता है, मतलब एक तरीके से फसल अनुसंधान इकाई सर्वेक्षण रिपोर्ट मानी जाती है। इसमें भारत में प्रतिवर्ष ऐसा माना जाता है कि 67 मिलियन टन जो खाद्यान्न होता है वो खराब चला जाता है, मतलब किसी न किसी बर्बाद होता है। और बर्बाद की कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि 67 मिलियन टन की अगर क्वांटिटी को देखा जाए तो ब्रिटेन जैसे देश के लिए एक वर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन उतना होता है। अगर कुल खाद्यान्न उत्पादन की कंडीशन देखी जाए कि एक ब्रिटेन जो 67 मिलियन टन अगर किसी खाद्यान्न का उत्पादन कर पा रहा है और भारत 67 मिलियन टन को बर्बाद कर रहा है किसी मान चलिए संसाधन के रखरखाव की अपरिपूर्णता के रूप में, तो उस कंडीशन में हम ऐसा मानते हैं कि भारत का अगर बजट के रूप में इसको मतलब एक क्षति के रूप में देखा जाए तो 94,000 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष खाद्यान्न की बर्बादी के कारण भारत सरकार को क्षति होती है। अगली कंडीशन में अगर आप इसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा ब्रॉड लेके काम करेंगे तो मैं आपको एक डाटा और दे रहा हूँ कि 30 से लेके 32% सब्जियाँ केवल इस कारण से सड़ जाती हैं, इस कारण से मतलब ख़राब हो जाती हैं, इस कारण से यूज़ के लायक नहीं रहती हैं कि भारत सरकार के पास उनको रखने के लिए या भारत सरकार उसके लिए कोई भी ऐसे संसाधन नहीं जुटा पाती है कि उसके रख रखाव को पूरी तरह संरक्षित या प्रिजर्व करके उसको रख दिया जाए या उसका रख रखाव एक अच्छे तरीके से किया जाए। तो इस कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि 30 से लेके 32% सब्जियां और 10 से लेके 12% खाद्यान्न को बड़ी क्षति पहुंचती है। तो मैं आपको डाटा पहले 67 मिलियन टन का दे चुका हूँ, 94,000 करोड़ रुपये का है सर। तो 94,000 करोड़ रुपये भारत सरकार को ये बर्बादी के रूप में जाते हैं। अगली कंडीशन इसके लिए यही है कि सर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और 2013 को मैं अब कल आपसे इस पर चर्चा करूँगा बड़े ब्रॉड, मतलब एक आप पीस खोल दीजिएगा उसके, मैं उसका जवाब दूंगा आपको, हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, मेरे पिता ने जैसा कि मुझसे एक वचन लिया था कि मैं पढ़ने भेज रहा हूँ, आप पढ़िएगा, तो मैं रियली बता रहा हूँ मैं पढ़ा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आपको भले ही मेरी आबो हवा से, मेरी चेहरे से, मेरी थकान से ऐसे भले लगे कि ये बंदा थोड़ा हो सकता है अनसिंसियर हो सकता है, मगर अनसिंसियर ज़रूर हूँ, मगर पढ़ने में नहीं सर, बाकी हर जगह हो सकता हूँ। तो बाकी इन छोटे से सिलेबस को पूर्ण किया आज हमने, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अगली कक्षा में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। कल की कक्षा की जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा मैं आज की कक्षा में बताऊंगा, परसों का होगा वो कल बताऊंगा। कुल मिला के मैं एक सिस्टमेटिक ज़िंदगी जीता हूँ, सिस्टमेटिक ही आपको शिक्षा उपलब्ध दूंगा। जितना मटेरियल है मेरे पास उतना भी देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए थोड़ा सा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर जरा सी थोड़ी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिस चैनल पे ये
मतलब अपलोड की जाती है, आप लोगों के लिए सेवाएं दी जा रही हैं, उसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा शेयर करिए, अपने दोस्तों से बोलिए, तो थोड़ा सा मेरा भी फ़ायदा हो। अब मेरा फ़ायदा कुछ नहीं है, मुझे इससे इनकम नहीं चाहिए, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी रिवीजन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरा ही रिवीजन होता रहे। तो मैं कह रहा हूँ मेरे रिवीजन के साथ में आपका भी रिवीजन हो जाए तो मुझे ज़्यादा शांति मिलेगी, मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इसके लिए तो आपसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको एक बार शेयर ज़रूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ जहाँ आपको दिखे, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप करने में सहज हैं, वहाँ ज़रूर करिएगा। तो आज का मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद सर, कल मिलता हूँ आपसे फिर।